प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौरव ग्रंथों की उपयोगिता। लेक्चर नंबर 23, गौरव ग्रंथों की उपयोगिता। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था गौरव ग्रंथों का अर्थ। गौरव ग्रंथ का अर्थ बताते समय हमने कहा था कि गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनकी उपयोगिता देश काल की सीमाओं से परे और संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात गौरव ग्रंथ ऐसी रचनाएं होती हैं, ऐसी किताबें होती हैं जिनमें जो विचार दिए जाते हैं, जो विचार लिखे जाते हैं, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वो देश काल की सीमा से बंधे हुए नहीं हैं। वो किसी भी रूप में जाति, धर्म, भाषा में भेदभाव नहीं करते हैं। इन रचनाओं में, इन ग्रंथों में जो विचार होते हैं, उन विचारों का प्रयोग सब देशों में, सब कालों में, संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाता है। तो ऐसे ग्रंथों को ही, ऐसी रचनाओं को ही, ऐसी किताबों को ही, ऐसी पुस्तकों को ही गौरव ग्रंथ की संज्ञा दी जाती है। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, प्लेटो के लॉज है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, मैकियावेली का जो है प्रिंस है। अब दुनिया भर की किताबें हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ ज़्यादा उदाहरण दिए हैं, आप देख सकते हैं बेटा। अब हमें देखना है कि जो ये गौरव ग्रंथ हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, लॉज है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, मैकियावेली का प्रिंस है ना। इस तरीके से जो ये रचनाएं हैं, जो ये किताबें हैं, जो ये ग्रंथ हैं, जो ये अमर कृति हैं, अमर रचनाएं हैं, इनकी उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे बेटा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई गौरव ग्रंथ की उपयोगिता क्या है, तब तक आप पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन ही नहीं, भारतीय राजनीतिक चिंतन को भी आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी होना ही चाहिए कि भाई जो ये गौरव ग्रंथ हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम बनाया है। पहले डायग्राम समझें। ये डायग्राम समझ जाते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है, इसके माध्यम से आप संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझ सकते हैं, संपूर्ण पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के विचारों को समझ सकते हैं। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें आप। गौरव ग्रंथ अर्थ क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, पिछला लेक्चर मैंने इसी के ऊपर अपलोड किया है। चलिए अब यहाँ हमने डायग्राम ये बनाया है कि बेटा जो गौरव ग्रंथ होते हैं, गौरव ग्रंथ जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, आदि मीन्स अरस्तु की पॉलिटिक्स है, मैकियावेली का प्रिंस है, मैकियावेली की रचना, हेरल्ड जोसेफ लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, राजनीति का व्याकरण है ना। ढेरों जो है ग्रंथ हैं, ढेरों रचनाएं हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे रिपब्लिक है, प्लेटो की रचना रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। नगर राज्य व्यवस्था, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। बेटा ये प्लेटो का हिंदी अर्थ, मतलब प्लेटो की रचना रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था। तो ये गौरव ग्रंथ है। हम एक ग्रंथ को लेकर के और इसको समझ रहे हैं। अब ऐसे तो प्लेटो, अरस्तु हैं, एक्विनास, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मील, मार्क्स हैं, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक हैं, फ्रीडमैन, दुनिया भर के राजनीतिक विचारक, इन सब ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो डेफिनेटली इन रचनाओं का उपयोगिता क्या है ये हमें समझना है। तो गौरव ग्रंथों के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है। मतलब जो ये गौरव ग्रंथ हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है। प्लेटो राजनीति दर्शन का जनक है, अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है।
तो इन ग्रंथों में क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है। अब जब इनमें राजनीतिक सिद्धांत की विवेचना प्राप्त होती है तो ऐसे में राजनीति के अध्ययन में इन गौरव ग्रंथों का उपयोग किया जाता है, इन गौरव ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, जिससे कि राजनीति को अच्छे से समझा जा सके। राजनीति के अध्ययन के अंतर्गत जो है इनका उपयोग किया जाता है, किनका, इन गौरव ग्रंथों का, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स। और इसी के साथ में जो ये गौरव ग्रंथ होते हैं वो देश काल की सीमाओं से परे होते हैं और संपूर्ण मानव जाति के लिए इनका महत्व होता है। ये बात आपको पहले नोट कर लेनी है। मुझे विश्वास है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा जो गौरव ग्रंथ होते हैं जैसे कि रिपब्लिक है, ये जो ग्रंथ होते हैं, इन ग्रंथों की लेखन शैली बड़ी विलक्षण होती है। जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक की लेखन शैली बड़ी विलक्षण है, संवाद शैली में लिखा गया है। अरस्तु की पॉलिटिक्स की भी लेखन शैली बड़ी विलक्षण है ना। तो अब क्या होता है कि इन ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ होता है उस कथ्य को पढ़ा जाता है और उसके बाद में उसकी तुलनाएं की जाती हैं, उनकी आलोचनाएं की जाती हैं और निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसमें चिरंतन सत्य, शाश्वत सत्य क्या है। इस आधार पर इन ग्रंथों को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, अब जब हम इन गौरव ग्रंथों को पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली का प्रिंस है ना, हॉब्स, लॉक, रूसो की रचनाएं, बेंथम की रचनाएं, मील की रचना, कार्ल मार्क्स की रचनाएं, दुनिया भर के विचारक हैं। तो जब इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो इन ग्रंथों में जो भी सिद्धांत या विचार होते हैं वो प्रामाणिक और अकाट्य नहीं होते हैं। मतलब पूर्ण रूप में ये नहीं है कि प्रामाणिक हैं, अकाट्य हैं, उनको काटा नहीं जा सकता या वो शाश्वत सत्य, नहीं, इनमें कमी भी होती है। तो इन ग्रंथों में जो कुछ होता है वह पूर्ण रूप में प्रामाणिक और अकाट्य नहीं होते हैं। युग युगांतर के अनुभव के संदर्भ में इनका मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, इनके अंतर्गत जो कुछ भी लिखा गया है वो ये नहीं है कि बिल्कुल प्रामाणिक हैं, अकाट्य हैं, नहीं, वो प्रामाणिक अकाट्य नहीं होते हैं। लेकिन इनमें जो कुछ भी लिखा जाता है वो युग युगांतर के अनुभव के संदर्भ में जांचा परखा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत जिस आदर्श राज्य की बात की गई है, जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की गई है वह एक कपोल कल्पना मात्र है, आज तक उसकी प्राप्ति नहीं की गई है। लेकिन प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में लोकतंत्र की जो आलोचना की है वो आलोचना आज भी सही है। प्लेटो ने लोकतंत्र की जो बुराइयां की थी आज भी लोकतंत्र में वो सारी कमियां मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रचना है, कोई भी गौरव ग्रंथ है, उसमें अच्छाइयाँ भी हैं तो बुराइयाँ भी हैं, अच्छी बातें भी तो बुरी बातें भी हैं, समय विशेष की बातें भी हैं। जैसे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी तो उस समय और परिस्थिति के संदर्भ में उसने लिखा है, लेकिन कुछ शाश्वत सत्य भी लिखा है। जैसे कि रिपब्लिक में प्लेटो ने लिखा था कि भी लोकतंत्र के अंतर्गत जो ये चालबाजियाँ हैं इन चालबाजियों को समाप्त किया जाना चाहिए। तो लोकतंत्र में जिन चालबाजियों की बात प्लेटो ने की थी आज भी लोकतंत्र में वो क्यों चालबाजियाँ मौजूद हैं, यही शाश्वत सत्य है, यही निरंतर सत्य है, यही चिरंतन सत्य है, इसका पता लगाना है हमें। तो नेक्स्ट, कौन सी बात सही गलत, इसका निर्णय अनुभव और तर्क बुद्धि से किया जाता है। मतलब जब हम इन गौरव ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, जब इसका अध्ययन करते हैं तो इन ग्रंथों में कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, इसका निर्णय अनुभव और तर्क बुद्धि से लिया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात इधर 1 2 3 4 ये 5 में आ जाएंगे। मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। अब जैसे हम उदाहरण देते हैं कि कौन सी बात सही गलत है, मतलब कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, इसका निर्णय अनुभव और तर्क बुद्धि से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैकियावेली, हॉब्स और लॉक ने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था के बारे में अपने अपने विचार दिए। मैकियावेली ने कहा कि भी मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी होता है, हॉब्स ने भी कहा कि मानव स्वभाव से बड़ा स्वार्थी होता है, और इसके बाद में जॉन लॉक ने कहा कि मानव स्वभाव से स्वार्थ नहीं होता है बल्कि परोपकारी होता है ना। प्राकृतिक अवस्था की बात आती है तो प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स ने कहा है कि भी प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत मनुष्य का मनुष्य के विरुद्ध संघर्ष था, मतलब एक प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। जॉन लोग कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष जैसी कोई बात थी ही नहीं। तो अब इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने विचार दिए। लेकिन आज जब हम देखते हैं मनोविज्ञान और मानव विज्ञान
ये कहता है कि ये केवल कल्पना मात्र है, ऐसी प्राकृतिक अवस्था कभी रही ही नहीं है जिसकी कल्पना की होब्स ने की है। ये मनोविज्ञान और मानव विज्ञान कहता है कि भाई ये केवल कल्पना मात्र है। तो कहने का मतलब यहाँ ये कि कौन सी बात सही है कौन सी गलत, इसका निर्णय अनुभव और तर्क बुद्धि से किया जाता है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से प्रत्येक विचारक के विचारों में जो है परिवर्तन किया ही जाता है। कैसे, ये बात हम दो बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। चलिए अब हम गौरव ग्रंथों की उपयोगिता को दो बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला है गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। बेटा केवल दो बिंदु में हम इसकी सारी उपयोगिता ले लेंगे कि भाई इन गौरव ग्रंथों की उपयोगिता क्या है ना, इनका अध्ययन क्यों किया जाता है, क्या कारण है ऐसा। अब प्लेटो की जो रिपब्लिक है कितना समय हो गया है ना, उसके बावजूद भी आज इसका अध्ययन किया जाता है। और मैंने सामने प्लेटो की रिपब्लिक को कितनी बार पढ़ा है, अरस्तु के पॉलिटिक्स को कितनी बार पढ़ा है, लास्की के ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स राजनीति के व्याकरण को कितनी बार पढ़ा है, और बार बार मन करता है एक दिन रात उसको पढ़ते रहें। आखिर क्या है इनमें, क्या है इनमें, ये चीज़ देखने, और केवल दो बिंदु में स्पष्ट हो जाएगा सारी बात। पहला क्या है, गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। अर्थात जैसे प्लेटो की रिपब्लिक है, प्लेटो की लॉज है, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, मैकियावेली का प्रिंस है, तो इससे क्या है कि इन ग्रंथों से राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब जो ये गौरव ग्रंथ हैं जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, इन गौरव ग्रंथों से राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता मिलती है। मतलब राजनीति में आप कोई भी तर्क देते हैं तो उस तर्क का निर्माण करने में इन गौरव ग्रंथों की सहायता ली जाती है, इसलिए इन गौरव ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। कैसे, वास्तविक रूप में देखा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं, राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो ये ग्रंथ होते हैं जैसे कि रिपब्लिक है, अरस्तु की प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स है, राजनीति का व्याकरण लास्की की है, द प्रिंस मैकियावेली का है ना। और इसी के साथ में हम कहेंगे कि हॉब्स, लॉक और रूसो की रचनाएं, बेंथम की रचनाएं हैं, मील की रचनाएं हैं, कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं जो है जॉन रॉल्स की रचनाएं हैं, रॉबर्ट नॉजिक की रचनाएं हैं, फ्रीडमैन की रचनाएं, दुनिया भर की रचनाएं, ये सारे के सारे गौरवमयी ग्रंथ हैं, गौरव ग्रंथ हैं। तो इनसे फ़ायदा क्या है राजनीतिक तर्क के निर्माण में कि इनके अंतर्गत जिन संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है जैसे न्याय, अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, राज्य, तो इन संकल्पनाओं का नए सिरे से निर्माण करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, तो इनमें मूल संकल्पना क्या होगी, न्याय और शिक्षा। तो न्याय और शिक्षा की संकल्पना को नए सिरे से नहीं गढ़ना है, बस न्याय और शिक्षा के ऊपर समय और परिस्थिति के हिसाब से विचारकों के द्वारा अपने अपने तरीके से विचार दिए जाते हैं। लेकिन न्याय संकल्पना, शिक्षा संकल्पना, स्वतंत्रता संकल्पना, अधिकार, कर्तव्य संकल्पना, इनका नए सिरे से निर्माण नहीं किया जाता है। क्योंकि अगर नए सिरे से संकल्पनाओं का, अवधारणाओं का निर्माण किया जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा कार्यभार होगा और राजनीतिक तर्क का अच्छे से निर्माण हो ही नहीं सकता। जैसे हम एक सादृश्य पद्धति का प्रयोग करते हुए उदाहरण दे रहे हैं कि आप उसको अच्छे से समझें। जैसे हम कहेंगे कि भाई एक नए वाहन का निर्माण करना है आज हमें, और नित्य नए वाहनों का निर्माण हो रहा है। गाड़ी जो है उसकी शक्ल सूरत बदली जा रही है, नई नई डिजाइन आ रही है, नई नई शक्ल सूरत आ रही है, एक से एक नए वाहन बनाए जा रहे हैं। तो बेटा नया वाहन जब बनाया जाता है तो क्या इसके लिए जो है नए सिरे से पहिए का आविष्कार किया जाता है? नहीं, पहिए का आविष्कार तो एक बार ही किया गया है। अब वो एक अलग बात है कि उस वाहन की शक्ल सूरत को, डिजाइन को तो बदल दिया जाता है, लेकिन नए सिरे से पहिए का आविष्कार नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से इन गौरव ग्रंथों के अंतर्गत जिन संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है वो तो वही होती हैं, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, बंधुता है। तो वो संकल्पनाएं तो वही होती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि वाहन की शक्ल सूरत बदलती जा रही है, पहिया वही है ना,
पहिए का नए सिरे से आविष्कार नहीं किया जा रहा। उसी प्रकार से राजनीति के अंतर्गत जो संकल्पनाएं होती हैं, मूल संकल्पनाएं तो वही होती हैं, जैसे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, अधिकार है, लेकिन इन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन बदलता रहता है। न्याय का अर्थ समय के हिसाब से बदल जाएगा, शिक्षा का अर्थ समय के हिसाब से बदल जाएगा। नेक्स्ट न्याय के अर्थ की बात आती है तो प्लेटो ने न्याय का नैतिक अर्थ बताया था, है ना। आधुनिक समय में न्याय का जो अर्थ बताया जाता है वो कानूनी न्याय, मतलब आज का न्याय कानूनी न्याय, प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय था, जबकि न्याय की संकल्पना वही है। तो इन गौरव ग्रंथों से जो है राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट बात, राजनीतिक समस्याओं के समाधान करने में, भाई राजनीति में इतनी समस्याएं आती हैं, तो राजनीतिक समस्याओं के समाधान में क्या होता है, मानव की प्रकृति मतलब मानव स्वभाव, मानव प्रकृति, नागरिक दायित्व, न्याय सिद्धांत इसका निर्णय करना पड़ता है कि मानव की प्रकृति क्या है, नागरिक दायित्व क्या है, न्याय क्या है। अब इसका जब निर्णय करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में हमें नए सिरे से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इनके बारे में पीछे क्या कुछ लिखा गया है उसका अध्ययन करके और हम अपने विचार दे देते हैं। मतलब नए सिरे से आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ये देखा जाता है कि मानव प्रकृति के बारे में प्राचीन समय में क्या कुछ कहा गया है, नागरिक दायित्व के बारे में प्राचीन समय में क्या कुछ कहा गया है, न्याय के बारे में प्राचीन समय में प्राचीन विचारकों ने क्या कुछ कहा है। इसके आधार पर जो है राजनीतिक तर्क का निर्माण किया जाता है, नए सिरे से आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो गौरव ग्रंथ की ये उपयोगिता है। नेक्स्ट, जैसे अब हम एक उदाहरण दे रहे हैं, रूसो का ले रहे हैं, जीन जैक्स रूसो, जिसने कि सामने इच्छा का सिद्धांत दिया है और एक ये समझौतावादी विचारक हैं। रूसो ने प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर बताया। अब ज़रा ध्यान देंगे, मैं इसका डिटेल्स यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं रूसो पूरा का पूरा अपलोड कर चुका हूँ, आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ही रूसो पूरा को पूरा मैंने समझा दिया है। तो प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर बताया है किसने, रूसो ने, और उससे सामाजिक विषमता के विश्लेषण का तर्कसंगत मानदंड प्राप्त करते हैं। मतलब जब हम रूसो के प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता में अंतर है उसको समझते हैं तो उसके आधार पर सामाजिक विषमता के विश्लेषण का तर्कसंगत मानदंड हम प्राप्त करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम ये कहेंगे, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो अरस्तु ने जो दास प्रथा का सिद्धांत दिया है, और दास प्रथा का सिद्धांत देते समय कहा था, क्या कहा था कि सद्गुण की क्षमता तो केवल कुछ लोगों में होती है, मतलब कुछ लोगों में ही जो है बुद्धि होती है वो स्वामी बनने योग्य होते हैं, बाकी जो मंद बुद्धि के होते हैं वो दास बनने योग्य होते हैं। मतलब अरस्तु का कहना है कि जन्म से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बुद्धिमान होते हैं, स्वामी बनने योग्य होते हैं, और बाकी जो है मंद बुद्धि के होते हैं वो जो है दास बनने के योग्य होते हैं। मतलब अरस्तु ने अपना दास प्रथा का सिद्धांत दिया था। तो अरस्तु ने जो दास प्रथा का सिद्धांत दिया, इसमें एक प्रकार से विषमता तय कर दी थी कि भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो मानव समाज के अंतर्गत विषमता जो है प्रकृति के द्वारा ही तय कर दी जाती है, ये जो अरस्तु ने कहा था। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो विषमता का जब भी विश्लेषण किया जाएगा, असमानता का जब भी विश्लेषण किया जाएगा तो अरस्तु के विचारों को ही घुमा फिरा करके और जो है समझाया जाएगा। मतलब अरस्तु के तर्क को ही काम में लिया जाएगा, बस इसमें थोड़ा सा घुमाव कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, फिरा दिया जाएगा, लेकिन मूल तर्क है तो वो अरस्तु का ही लिया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि असमानता का, विषमता का यदि आपको विश्लेषण करना है, अध्ययन करना है तो अरस्तु के दास प्रथा के सिद्धांत को आपको पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में हम कहेंगे, अब जैसे अरस्तु ने कह दिया कि भी जन्म से ही कुछ लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, कुछ मंदबुद्धि के होते हैं, जन्म से ही कुछ लोग सद्गुण संपन्न होते हैं और कोई ऐसे होते हैं जिसमें सद्गुण नाम मात्र का भी नहीं होता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं, सद्गुण संपन्न होते हैं, वो स्वामी बनने योग्य होते हैं, और जो मंदबुद्धि के होते हैं जिनमें सद्गुण नहीं होता है वो दास बनने योग्य होते हैं। ये अरस्तु ने कहा। लेकिन अब अरस्तु की इस बात का विरोध किसने कर दिया? इमैनुएल कांट ने। और कांट का दृष्टिकोण तर्कसंगत है, अरस्तु का दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है। अरस्तु ने जो एक महान विद्वान होते हुए भी इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया, ये श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि भी यूनानी को दास नहीं बना जा सकता, तो इसका मतलब ये अरस्तु के अंतर्गत नस्लवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। एक वैज्ञानिक
कि दिमाग में नस्लवाद भरा हुआ है, ये श्रेष्ठ नहीं है। तो इमैनुअल कांट इसका विरोध कर रहे हैं, किसका? अरस्तु के विचारों का। और क्या कह रहे हैं? इमैनुअल कांट का दृष्टिकोण तर्कसंगत है। क्या कहा है इन्होंने? इमैनुअल कांट ने कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो मनुष्य मनुष्य होने के नाते ही गरिमा से संपन्न है। इसे किसी भी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता, किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मतलब मनुष्य मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। मनुष्य मनुष्य होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता। इसका मतलब ये है कि इमैनुअल कांट कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी भी रूप में देखा जाए तो दूसरे व्यक्ति के साथ जब समझौता करता है तो उसमें समझौते की शर्त यही होती है कि मैं किसी भी रूप में साधन नहीं बनूंगा, उपकरण नहीं बनूंगा। समझौते का पालन केवल इस आधार पर किया जाएगा कि मेरा भी उसमें हित सध रहा हो। यदि मेरा हित नहीं सध रहा है, मेरा लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं उस समझौते का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। मतलब मनुष्य मनुष्य से कह रहा है कि मैं किसी भी रूप में आपका उपकरण या साधन नहीं हूँ, जबकि अरस्तु ने तो जो दास हैं, दासों को स्वामी का उपकरण बना दिया है। और इमैनुअल कांट साफ कह रहा है कि मानव को होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इसे किसी भी सांसारिक साधन से नहीं तोला जा सकता, किसी भी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता। मैं फिर से कह रहा हूँ, मानव होने के नाते गरिमा से संपन्न है, इसे किसी भी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता। मानव होने के नाते ही अपने आप में साध्य है, मानव किसी का भी साधन नहीं है। मतलब मनुष्य मनुष्य है इसलिए गरिमा से संपन्न है, मनुष्य मनुष्य है इसलिए सम्मान के योग्य है, मनुष्य मनुष्य है इसलिए अपने आप में साध्य है, मनुष्य मनुष्य है इसलिए किसी का साधन नहीं है। इसे जाति धर्म भाषा संपत्ति के आधार पर नहीं तोला जा सकता। ये बात इमैनुअल कांट ने कही है। तो इसका मतलब ये कि समय और परिस्थिति के हिसाब से जो मूल अवधारणाएं वो तो वही रहती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन बदलता रहता है। अब असमानता के ऊपर विश्लेषण अरस्तु ने भी किया, रूसो ने भी किया और इसके बाद इमैनुअल कांट ने भी किया। लेकिन इमैनुअल कांट इन सारी बातों का विरोध कर दिया, खंडन कर दिया और ये कह दिया कि मानव होने के नाते अपने आप में साध्य है, किसी का साधन नहीं है। तो बेटा गौरव ग्रंथ राजनीतिक तर्क के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। ये पहला बिंदु होगा। दूसरा बिंदु नोट करें, गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सार्वकालीन चर्चा का विषय है। नोट कीजिएगा, गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सार्वकालीन चर्चा का विषय है। कर लिया नोट। दूसरा उपयोगिता, गौरव ग्रंथ जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, लास्की का राजनीति का व्याकरण, मैकियावेली का द प्रिंस, गौरव ग्रंथ सार्वजनीन और सार्वकालीन चर्चा का विषय है। मतलब जो गौरव ग्रंथ हैं वो सभी लोगों के लिए और सभी कालों में चर्चा का विषय है। अब आप बताइएगा, प्लेटो की रिपब्लिक चर्चा का विषय आज भी है, अरस्तु की पॉलिटिक्स चर्चा का विषय आज भी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक की सृष्टि है तब तक प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं का, मैकियावेली की रचनाओं का, हॉब्स लॉक रूसो की रचनाओं का किसी न किसी रूप में अध्ययन किया जाता रहेगा। और इससे जो है राजनीति के अंतर्गत जो तर्क दिए जाते हैं, तर्क के निर्माण में सहायता ली जाएगी निश्चित रूप में। राजनीति के अंतर्गत जो समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान करने के लिए इन गौरव ग्रंथों के तर्कों को काम में लिया जाएगा। इन गौरव ग्रंथों में जो समाधान बताए गए हैं उन समाधानों का उपयोग किया जाता रहेगा। हम दूसरे रूप में कहेंगे तो ये कहेंगे, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक ये गौरव ग्रंथ भी अजर अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। इनमें जो विचार हैं उन विचारों का राजनीतिक समस्याओं के समाधान में उपयोग किया जाता रहेगा। राजनीति दर्शन में जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है वे निरंतर चर्चा परिचर्चा का विषय है। मतलब जो ये गौरव ग्रंथ हैं जैसे प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु की पॉलिटिक्स, ये जो गौरव ग्रंथ है ना बेटा, इनमें जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है, मतलब राजनीति दर्शन में जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है, जैसे कि न्याय शब्दावली का, न्याय संकल्पना का प्रयोग प्लेटो ने भी किया, अरस्तु ने भी किया, एक्विनास ने भी किया, मैकियावेली ने भी किया, है ना, सबने किया है। इसी तरीके से स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के ऊपर किसी न किसी रूप में विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। तो राजनीतिक दर्शन जिन संकल्पनाओं का, जैसे न्याय, जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है वो निरंतर चर्चा परिचर्चा का विषय होते हैं, निरंतर चर्चा परिचर्चा का विषय होते हैं। बस
उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, लेकिन मूल संकल्पना वो ही रहती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि प्लेटो न्याय के बारे में लिखा है, न्याय का सिद्धांत दिया है। तो प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय था। अब न्याय के बारे में आज भी लिखा जा रहा है, आज भी चर्चा की जा रही है, चर्चा परिचर्चा की जा रही है, चिंतन मनन किया जा रहा है। लेकिन आज का न्याय क्या है बेटा? कानूनी न्याय है। अब मूल संकल्पना तो न्याय है, जस्टिस, लेकिन न्याय के ऊपर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है बेटा। जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, लॉक, हेगल, मार्क्स, रॉल्स और नाजी आदि के ऊपर हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिएगा प्लेटो की बात आती है, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की, आदर्श राज्य की स्थापना की बात की। लेकिन प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, आलोचक कहेंगे को काल्पनिक है। मान लेंगे ये बात कि प्लेटो के आदर्श राज्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेटो ने लोकतंत्र के अंतर्गत जो राजनेताओं की चालबाजियाँ थी उनके बारे में जो उल्लेख किया है कि भाई लोकतंत्र में चालबाजियाँ होती हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो लोकतंत्र के अंतर्गत आज भी चालबाजियाँ होती हैं। प्लेटो ने लोकतंत्र में जो कमियां बताई, जो दोष बताए, आज भी वो दोष पाए जाते हैं। तो इस रूप में हम कहेंगे कि ये प्लेटो का जो विचार था ये शाश्वत सत्य है, ये चिरंतन सत्य है। ठीक है। अरस्तु की बात आती है, तो अरस्तु ने जो दासप्रथा का सिद्धांत दिया वो तो आज स्वीकार करने योग्य नहीं है, लेकिन अरस्तु ने जो क्रांति का सिद्धांत दिया, क्रांतियों के जो कारण बताए, वो आज भी सही है। इस रूप में हमें अध्ययन करना है। इस रूप में इन गौरव ग्रंथों की उपयोगिता है। मैकियावेली की बात आती है, तो मैकियावेली ने कहा जाता है कि भाई राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण किया है, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण किया है। चलो इस रूप में कहा जाएगा कि भाई मैकियावेली को स्वीकार नहीं किया जाएगा, मान लिया जाए कि भी राजनीतिक आधार नैतिकता होना चाहिए, तो मैकियावेली ने गलत कहा, मान लेंगे। लेकिन मैकियावेली ने जिस कूटनीति के प्रयोग की बात की है, जिस कूटनीति का प्रयोग किया है, वो तो आज भी स्वीकार किया जाता है। तो इस रूप में मैकियावेली का महत्व है, योगदान है। नेक्स्ट, जॉन लॉक की बात आती है, तो जॉन लॉक ने जो 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की थी, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार, तो जॉन लॉक ने जिन अधिकारों की बात की थी, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो जॉन लॉक एक प्रकार से जो उदित होता हुआ पूंजीवाद था उसका किसी न किसी रूप में सपोर्ट किया है। इस रूप में हम इसको मानेंगे। इसी प्रकार से हीगल की बात आती है, तो हीगल ने नागरिक समाज के अंतर्गत जो नागरिकों के दायित्व की बात की, तो आज भी कुछ हद तक हीगल की इस बात को स्वीकार किया जाता है। लेकिन हीगल ने राष्ट्र राज्य के जिस गौरव की बात की है, राष्ट्र राज्य की जो गौरव गाथा गाई है, राष्ट्र राज्य को जो सम्मान दिया है, राष्ट्र राज्य को जो साध्य बना दिया है, ये आज स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी ही प्रकार से हम कार्ल मार्क्स के ऊपर भी लागू कर सकते हैं, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर लागू कर सकते हैं। मतलब अब दुनिया भर के विचार, लेकिन सबको हम आगे बढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तो केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई मार्क्स है, जॉन रॉल्स है, नॉजिक है, फ्रीडमैन है, स्वेच्छातंत्रवाद है, समानतावाद है। जब हम इनका विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप में ये पाते हैं कि जो गौरव ग्रंथ हैं वो सार्वजनीन और सार्वकालीन चर्चा का विषय होता है। अब मैं स्वेच्छातंत्रवाद, समतावाद, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा। जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, लॉक के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, मार्क्स के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है, हीगल बचा हुआ है, इसको भी समझा दूंगा। और इसके बाद में यहाँ अंत में हम एक विद्वान की व्याख्यान से ले रहे हैं, डांटे जर्मिनो, इसको समझना है। डांटे जर्मिनो ने बहुत अच्छा लिखा है। डांटे जर्मिनो क्या करें, डांटे जर्मिनो कि राजनीति विज्ञान की एक भी ऐसी संकल्पना नहीं है। क्या डांटे जर्मिनो कह रहे हैं, राजनीति विज्ञान की एक भी ऐसी संकल्पना नहीं है जिसको कि गौरव ग्रंथों में हम ना खोज पाएं। मतलब जितने भी गौरव ग्रंथ हैं, जैसे प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली का प्रिंस, तो डांटे जर्मिनो कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान की एक भी संकल्पना ऐसी नहीं है जो कि किसी न किसी रूप में गौरव ग्रंथों में नहीं पाई जाती हो, इन अमर रचनाओं में नहीं पाई जाती हो। राजनीति विज्ञान की सभी संकल्पनाओं को इन गौरव ग्रंथों में किसी न किसी रूप में लिखा गया है। और फिर आगे कह रहे हैं डांटे जर्मिनो ही कि स्वयं पॉलिटिक्स शब्द भी यूनानियों की देन है।
क्या स्वयं पॉलिटिक्स शब्द भी यूनानियों की देन है। इसके बाद में मध्ययुग के अंतर्गत जो सामंतवाद आता है, सामंतवाद के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो मध्ययुग की जो बात आती है तो राज्य के ऊपर जो है चर्च का नियंत्रण था। उसके बाद में आधुनिक युग आता है और आधुनिक युग में जब ये कहा जाता है कि भाई राज्य चर्च के अधीन नहीं होगा बल्कि राज्य सबसे सर्वोच्च होगा, और जैसे ही राज्य के सर्वोच्च होने की बात की गई तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियाली ने अपनी रचना द प्रिंस में स्टेट शब्द का प्रयोग किया और साफ कह दिया कि सब कुछ राज्य के अधीन होगा। राज्य संप्रभुता, क्या राज्य संप्रभुता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय इत्यादि सभी संकल्पनाएं किसी न किसी रूप में इन गौरव ग्रंथों में मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। ये बात डांटे जर्मेनो कही। तो मैंने यहाँ पर लिखा राजनीति विज्ञान की एक भी संकल्पना, इसके बाद में रिक्त स्थान छोड़ दिया, मतलब जो मैंने बोला है वो सारे के सारे जो है शब्द वाक्य आप नोट कर लेंगे तो डांटे जर्मेनो का ये पूरा व्याख्यांश हो जाता है। काफ़ी लंबा है, इससे सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। अब अंत में हम निष्कर्ष रूप में जो दो महत्व या उपयोगिता बताइए, इन दो उपयोगिताओं का निष्कर्ष निकाल लेंगे। बेटा जो ये गौरव ग्रंथ हैं, आप समझ गए ना गौरव ग्रंथ, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक है, अरस्तू की पॉलिटिक्स, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो देश काल की सीमाओं से परे होते हैं, देश काल की सीमाओं से परे होते हैं और संपूर्ण मानव जाति के महत्व के होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, गौरव ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो या जिनका उपयोग देश और काल की सीमाओं से परे है और जो संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए, मतलब गौरव ग्रंथों के अंतर्गत जो विचार दिए जाते हैं, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, जो कुछ भी लिखा जाता है वो देश काल की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है और ये संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी देश विशेष के लिए, किसी समय विशेष के लिए, किसी संस्कृति धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। तो समकालीन समस्याओं के विश्लेषण में, मतलब आज राजनीति में जो भी समस्याएं हैं, समकालीन समस्याओं के विश्लेषण में गौरव ग्रंथों की उपयोगिता है। मतलब आज की बात की जाए तो राजनीति में जो भी नित नई समस्याएं सामने आती हैं उन सभी समस्याओं के विश्लेषण करने के लिए हम इन गौरव ग्रंथों का उपयोग कर सकते हैं। इन गौरव ग्रंथों का अध्ययन करके इनमें जो विचार दिए गए हैं उन विचारों के आधार पर समकालीन राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण या समाधान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा कि आज लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के युग में चारों तरफ राजनीति में समस्याएं, राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है। तो इसका एक समाधान सुझाया है प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में कि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति को अलग अलग हाथों में सौंप दिया जाए। जिनके हाथों में राजनीतिक शक्ति होगी उनके हाथों में आर्थिक शक्ति नहीं होगी, जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति होगी उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी। प्लेटो ने स्पष्ट कहा था ये अपने साम्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत, समझ गए आप, इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जबकि आज हम देखते हैं एक ही हाथ में राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति है, इसलिए राजनीति में अपराधीकरण है और राजनीति का अपराधीकरण को दूर नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात प्लेटो ने क्या कही थी, केवल प्लेटो का एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ में बार बार। प्लेटो ने कहा था कि या तो ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में सत्ता सौंप दो या जिसके हाथों में सत्ता है उसको ज्ञानी बना दो। मतलब जब तक बुद्धिमान लोगों का शासन नहीं होगा, जब तक बुद्धिमान लोगों के हाथों में शक्ति नहीं होगी, जब तक बुद्धिमान लोगों के हाथों में सत्ता नहीं होगी, जब तक शासन की बागडोर बुद्धिमान लोगों के हाथों में नहीं होगी, तब तक राजनीति में सुधार हो ही नहीं सकता। तो ये गौरव ग्रंथों में तो मिलेगा हमें। प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ेंगे, अरस्तू की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, मैकियावेली का प्रिंस पढ़ेंगे, हॉब्स लॉक रूसो की रचनाएं पढ़ेंगे, बेंथम मिल की रचनाएं पढ़ेंगे, मार्क्स की रचनाएं पढ़ेंगे तभी तो हमें मिलेगा। अब गौरव ग्रंथ की उपयोगिता है, लेकिन जब हम इन गौरव ग्रंथों का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति से जब अध्ययन की बात आती है तो ये कह दिया जाता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। मतलब ये राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की बात करता है।
क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति तो तथ्यों की बात करती है और इनमें तो कल्पना की बात भी की गई। प्लेटो ने तो अपनी रिपब्लिक जब लिखी है तो कल्पना की बात की है, कल्पना लोक में खोया रहा है। तो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात आती है तो ये कह देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो गया है। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास या पतन की बात की उन्होंने भी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इनमें केवल कल्पना की बात की जाती है। परंतु देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयत्न किया है। मतलब वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रयोग किया जाता है तो जो ये गौरव ग्रंथ हैं, जैसे कि प्लेटो की रिपब्लिक, अरस्तु की पॉलिटिक्स है ना, इनके ऊपर क्या है, प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयत्न किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है कि इन गौरव ग्रंथों की कोई उपयोगिता नहीं है, अर्थात ये गौरव ग्रंथ आज प्रासंगिक नहीं है, इन गौरव ग्रंथों की आज कोई उपयोगिता नहीं है। ये कब कहा जाता है, जब वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने की बात आती है, लेकिन इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। हम तो यहाँ ये कहेंगे कि राजनीति सिद्धांत को अच्छे से समझना हो तो राजनीति दर्शन और राजनीति विज्ञान में संगम करना होगा। आप जरा समझे, ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। राजनीति सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। अब राजनीति सिद्धांत के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो राजनीति दर्शन और एक राजनीति विज्ञान। जरा समझें, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन। तो राजनीति सिद्धांत के दो पार्ट हो गए, राजनीति दर्शन, राजनीति विज्ञान। राजनीति दर्शन मूल्यों की बात करता है, राजनीति विज्ञान तथ्य की बात करता है। राजनीति को पूर्ण रूप में तभी समझ पाएंगे जबकि मूल्य और तथ्य इन दोनों का संगम किया जाएगा। मतलब इनमें मणि कांचन जैसा संयोग होता है, अर्थात तथ्य और मूल्य को साथ लेकर ही हम राजनीति को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि उत्तर व्यवहारवादियों ने यही बात कही थी, क्या कि तथ्य और मूल्य दोनों का ही प्रयोग करना अति आवश्यक है, तभी राजनीति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर भी यही बात आ गई कि वैज्ञानिक पद्धति का जब प्रयोग किया जाता है तो कह दिया जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, इसका ह्रास हो गया है, इसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया। लेकिन नहीं, राजनीति के अंतर्गत नित नई समस्याएं आती रहेंगी और उन समस्याओं के समाधान की बात की जाएगी तो उनका समाधान राजनीति दर्शन में ही मिलेगा। और राजनीति दर्शन में मिलेगा तो राजनीति दर्शन के लिए फिर आपको गौरव ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। मैं मेरे शब्दों में कहूँगा कि राजनीति के अंतर्गत जो भी समस्याएं आएंगी उन सभी समस्याओं का समाधान केवल राजनीति दर्शन के पास है। राजनीति दर्शन के पास है तो राजनीति दर्शन का अध्ययन करने के लिए आपको गौरव ग्रंथों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। प्लेटो की रिपब्लिक, लॉज, अरस्तु की पॉलिटिक्स, मैकियावेली का द प्रिंस इत्यादि। मतलब प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, मील, बेंथम, लॉजिक, रॉल्स, फ्रीडमैन, है ना, दुनिया भर की जो है ये विचारक है, तो इनका आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा अगर राजनीतिक समस्याओं को दूर करना है तो इस रूप में इन गौरव ग्रंथों की उपयोगिता है। इसलिए इन गौरव ग्रंथों का तो अध्ययन किया ही जाता रहेगा। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि इन गौरव ग्रंथों में कुछ भी नहीं है, इनमें केवल कल्पना की बातें हैं, इनका अध्ययन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इनकी सार्थकता पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जब तक हमारे सामने राजनीतिक समस्याएं आएंगी तब तक इन गौरव ग्रंथों की उपयोगिता रहेगी। और राजनीतिक समस्याएं तो आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी तो गौरव ग्रंथों की उपयोगिता भी बनी रहेगी। यस बेटा, मुझे विश्वास है आप गौरव ग्रंथों की उपयोगिता को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।